वेलकम बैक टू द डीकेजी। रेलवे का CEN सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस RPF 01 रिलीज हो गया है। RPF का 01 और 02 दोनों रिलीज हो गए हैं। कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर का, कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर में जो अपनी मेन वैकेंसी रहती है वो सब इंस्पेक्टर की रहती है। सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी लेवल 6 की वैकेंसी होती है, आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहले मैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताऊंगा। इसमें आपके फॉर्म की डेट ये है जो कि स्टार्ट होगा 15, ओपनिंग ऑफ एप्लीकेशन 15 से और 15 तारीख लास्ट डेट है मई में। इसकी वैकेंसी का नाम सब इंस्पेक्टर है, लेवल 6 है। ग्रेड पे आपका 4200 है, ग्रेड पे आपका 4200 है। 4200 ग्रेड पे आपकी बेसिक बनती है 35,400। 35,400 का मतलब है, मैं अभी आगे बताऊंगा वीडियो में कि सैलरी कितनी बनेगी आपकी। मेडिकल स्टैंडर्ड आपका B1 चाहिएगा। B1 मतलब आप चश्मा है तो एलिजिबल हो। और नीचे एक चार्ट बना होगा इसमें एनेक्चर बन के, उसमें मेडिकल के स्टैंडर्ड डिफाइन होंगे, कितना नंबर अलाउ है। B1 का मतलब आपका नंबर -2 तक एलिजिबल होता है, जहाँ तक मेरे को पता है। सेम कैटेगरी NTPC की ऑफिस जॉबों के लिए एलिजिबल है। स्टेशन मास्टर, गुड गार्ड और लोको पायलट में थोड़ा A1 चाहिए होता है। A1 का मतलब 6/6 या फिर 6/9 तक वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, लोको पायलट, गुड गार्ड और स्टेशन मास्टर में। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन आगे। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? ग्रेजुएशन चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए उसके लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए। ठीक है, एज क्राइटेरिया में उन्होंने काफ़ी अच्छा इस बार सहूलियत दी है। ये आपको एज रिलैक्सेशन दिया है इस बार कोविड के चक्कर में। पहले 25 साल तक एज रिलैक्सेशन रहता था और 28 कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। इसमें टोटल वैकेंसी है इसमें 500, 452, इसमें मेल और फीमेल दोनों इंक्लूड हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आप ग्रेजुएशन होनी चाहिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। एग्ज़ाम पैटर्न इसका ये देख लेते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न इसमें वही आपका पहले रिटर्न एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा आपको। रिटर्न एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपको इसमें फ़िज़िकल पास करना पड़ेगा। फिज़िकल के अलग अलग क्राइटेरिया रहेंगे, लंबी दौड़, लंबी कूद, दौड़, चेस्ट वगैरह ये सब। फिर उसका मेडिकल स्टैंडर्ड से आपको गुजरना होगा, जो कि रेलवे का प्रोसीजर है। इसमें आपको वही 3 सब्जेक्ट आएंगे, मैथ, अर्थमेटिक और रीजनिंग और जीके इसमें पूरी जीके आती है। ये नहीं कि पर्टिकुलर साइंस पर फोकस किया जाएगा लोको पायलट टेक्नीशियन की तरह, ऐसा नहीं है इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। नेगेटिव मार्किंग आपको पता चल गई होगी। नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3। रेलवे में नेगेटिव मार्किंग सारे एग्जाम में 1/3 ही रहती है। नीचे चलते हैं। फॉर्म की लास्ट डेट देख ली, एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख ली। ये देखो कोविड के चक्कर में इन्होंने एज क्राइटेरिया में इस बार अपने को सहूलियत दे दी है 3 साल की। 3 साल की सहूलियत के बाद प्लस में अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको कैटेगरी का एज रिलैक्सेशन मिलेगा रेस्पेक्टेड फॉर्मेट में। EWS के लिए पहली बार एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। एक बार UPSC ने दिया था और अभी कुछ सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूट हैं जो देने लग गए हैं। धीरे धीरे SSC भी इम्प्लीमेंट कर देगा, मेरे को जहाँ तक ऐसा लग रहा है। नेक्स्ट नीचे चलते हैं। ये कुछ क्राइटेरिया उन्होंने बता रखे कि आप इस एज बिलोंग में अगर आप बॉर्न हुए हो तो आप एलिजिबल हो, बट आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो आपकी एज, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। हाँ, अब अपन चलते हैं इस वाले पॉइंट पे। अगर आप एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं तो ये आपकी रेस्पेक्टेड कैटेगरी है। अगर आप एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं तो आपकी फ़ीस में से जनरल कैंडिडेट के लिए 100 रुपये कट के और बाद में 400 रुपये रिफ़ंड कर दी जाएगी। अगर आप एग्ज़ाम में अपीयर होते हो तो आपसे वो बैंक डिटेल मांगते हैं, जैसे कि पिछली बार भी मांगा था। और EWS SC ST O के लिए पूरी फ़ीस वापस रिटर्न कर दी जाती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये। लेकिन ये जब भी पॉसिबल है जब आप एग्ज़ाम में अपीयर हो जाओगे तब। बाकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कितने साइज़ के फ़ोटो वगैरह होने चाहिए वो आप सब एक्सपर्ट हो चुके हो, बताने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट एग्ज़ाम की फॉर्म की अप्लाई से लास्ट डेट से, एप्लीकेशन की लास्ट डेट से पहले के बने हुए होने चाहिए। अगर आप क्लेम करते हो तो वो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो वो सबसे पहले यही देखते हैं कि 15 मई लास्ट डेट है फॉर एग्जांपल, तो 15 मई से पहले मेरा ये सर्टिफिकेट था कि नहीं। जैसे OBC स्टेट का बना हुआ है तो OBC सेंट्रल का बनवा लीजिए प्लीज़, अप्लाई कर दीजिए। नहीं बना हुआ तो उस टाइम रिन्यू करा के ले जाना। हो सके वैकेंसी को कंप्लीट होने में 2 साल लग जाए तो ये भी इनवैलिड हो जाएगा। लेकिन उससे पहले का बना हुआ है ना ओल्ड, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आप जाओ
तो बोलना सर मैं अप्लाई करने से पहले एलिजिबल था, मेरे पास सर्टिफिकेट था और लेटेस्ट भी अभी भी मैं उसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, इसलिए ये लेटेस्ट वाला भी आपके सामने है, तो वो आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आप एकदम अभी तक एक भी बार नहीं बनवाया है तो उनको कैसे पता चलेगा कि आप फॉर्म अप्लाई करने से पहले उसके लिए एलिजिबल थे कि नहीं। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं। और नेक्स्ट नीचे चलते हैं। ये आपके कुछ फिजिकली टेस्ट के लिए स्टैंडर्ड दे रखे हैं जो आपको देखने पड़ेंगे एक बार। ठीक है, मेल और फीमेल के अलग अलग रहते हैं और गोरखा वाले जो असम नॉर्थ ईस्ट वाले होते हैं उनके लिए थोड़े वेरी करते हैं, तो वो रेस्पेक्टेड फॉर्मेट में पढ़ लेना। इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड आप देख ही लो होंगे। ये इसमें वैकेंसियों का बाइफर्केशन दे रखा है यहाँ पे 384 प्लस 78, 68 प्लस 68 प्लस ये एक्स सर्विसमैन के लिए 45, टोटल हो गई 400 समथिंग थी ना, 52 के आसपास ये हो गई। इन सर्टिफिकेटों से अपने कोई मतलब नहीं है, जो सर्टिफिकेट ये फॉर्मेट देते हैं कैसे फॉर्मेट में होना चाहिए। अब रही बात इसमें सैलरी की, तो आपकी सैलरी प्लस रेलवे के अलाउंसेस बहुत होते हैं। CCS रूल, सेंट्रल सिविल सर्विसेज के रूल्स में एक तो याद रखना, एक ऑल इंडिया का ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है ये रेलवे, तो CSS के रूल इस पर लागू नहीं होते हैं। एक तो फॉरेन सर्विस पे लागू नहीं होते हैं और एक रेलवे वालों पे लागू नहीं होते हैं। इनके अलग ही वेतन भत्ते चलते हैं, अलग ही मतलब एक्स्ट्रा अलाउंसेज इनके अलग ही चलते हैं। इनको इनकी फिक्स रेट भी होती हैं, जैसे चावल इनको 3 किलो रुपये मिलेंगे। इनके बैगेज एंड वेटेज अलग अलग चलते हैं। रनिंग अलाउंस होते हैं, नाइट ड्यूटी अलाउंस होते हैं, गजेटेड हॉलीडेज़ पर अगर आप ड्यूटी करते हो तो उसके अलाउंसेस अलग होते हैं। तो रेलवे के कुछ अलाउंसेस बहुत ज़्यादा है रेलवे में। ठीक है, तो अगर इसकी सैलरी की बात करूँ, सैलरी इसकी लेवल 6 मतलब ग्रेड पे 4200, ग्रेड पे 4200 की एक्स सिटी में बन रही है एट प्रेजेंट 68,000 सैलरी ग्रॉस, बाई में 63, जेड में लमसम 58 के आसपास बन रही है। लेकिन अभी DA 30 होने के बाद HRA ऑटोमेटिकली, वो DA 50 होने के बाद HRA ऑटोमेटिकली 30% हो जाता है, जो अभी इन्होंने लागू नहीं किया है। आपका जनवरी से सारा एरियर आ जाएगा, तो आप जब तक ज्वाइन करेंगे जब तक तो पता नहीं सैलरी कितनी हाइक हो जाएगी। आप हो सके सब इंस्पेक्टर पर अगर ज्वाइन कर रहे हो SI पे, तो मेरे को लगता है आप ज्वाइन करोगे जब तक 75 के होगी एक्स सिटी में सब इंस्पेक्टर की सैलरी। अभी तो मर्जर का चल रहा है, उन मर्जर कर नहीं रही है, तो आप जब तक ज्वाइन करोगे जब तक काफ़ी सैलरी बढ़ चुकी होगी। प्लीज़, बहुत अच्छी वैकेंसी है, रेस्पेक्टेड वैकेंसी है। अपने अगर कहीं जॉब कर रहे हो तो अपने होम स्टेट में आने के लिए बढ़िया ऑप्शन होता है रेलवे। मेहनत करो, आने वाली NTPC में होम स्टेट में आना चाहते हो, बाहर जॉब कर रहे हो तो NTPC में काम आएगी तैयारी, आप फिजिकली फिट हो तो इसके लिए अप्लाई कर दो। ठीक है, तो माय बेस्ट विशेस, प्लीज़ तैयारी करते रहें, मोटिवेटेड रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है हर एक एग्ज़ाम का, और मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के नाते आपको अच्छी तरीके से गाइड करने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू।